चलो guys, let us now have a look at some applications of integration. Integration is one of the most important things that will support you as far as physics is concerned. और देखो वैसे इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस तो बहुत सारी होती हैं. एप्लीकेशंस अगर देखोगे तो एरियाज निकालना, वॉल्यूम्स निकालना, जैसे जूनियर क्लासेस में आपने सुना होगा कि स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ दिस दैट. कैसे आता है ये सब? सर्कल का एरिया होता है πr². ये सारी की सारी चीजें निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है. और खाली ऐसा नहीं है कि एरियाज और वॉल्यूम्स निकालने की बात है, बहुत कुछ होता है. देयर आर इनॉर्मस एप्लीकेशंस एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न. और यहाँ पे ऑब्वियसली सिंस इट इज अ फिजिक्स क्लास, हम मैथ्स लेवल पे जाके बड़ी खतरनाक वाली एप्लीकेशंस तो नहीं देखेंगे, बट फिर भी काफी खतरनाक चीजें हम फिर भी फिजिक्स में देख लेंगे. बिकॉज देखो जहाँ पे एप्लीकेशंस की बात आती है वहां पे फिजिक्स में हम थोड़ा सा डीप में जा सकते हैं. एज फार एज लाइक लेट्स से कि अगर खाली इंटीग्रेशन करने की बात थी तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे, बिकॉज फिजिक्स में उसकी अभी आपको 11th-12th में रिक्वायरमेंट होगी नहीं. लेकिन एप्लीकेशंस में अपन काफी कुछ देखने वाले हैं. और सिंस दिस इज अ फिजिक्स क्लास, सबसे पहले मैं एप्लीकेशंस में आपको एक फिजिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन ही दिखाता हूं. सी, ऑल ऑफ यू नो दैट इन फिजिक्स वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग. लेट्स से यू हैव अ स्पेसशिप. अब स्पेसशिप मान लो जा रहा है इस तरीके से, तो यू विल बी डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस कि ये स्पेसशिप कितने टाइम में मार्स पे पहुंचेगा, कितने टाइम में मिल्की वे के बाहर पहुंचेगा, कितने टाइम में वो ब्लैक होल्स के पास में से निकलेगा एंड सो ऑन. तो देयरफॉर कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितनी वेलोसिटी होगी, ये सारी चीजें निकालने का सबसे पहला काम होता है फिजिक्स में. और अभी देखेंगे कि हम ये सारी चीजें बड़े आराम से इंटीग्रेशन से कर सकते हैं. सी, यू नो वेरी वेल कि वैसे तो जूनियर क्लासेस में आपको पता है कि हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कुछ S=ut + ½ at² से निकाल लेते थे. 9th में आपने देखा होगा. और वेलोसिटी चाहिए थी तो कुछ तो हम v=u + at कर देते थे एंड सो ऑन. बट अभी हम ये सब चीजें तो देखेंगे ही, लेकिन हम इससे बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें इसमें और देखने वाले हैं. सी, ये फॉर्मूले 9th में आपने देखा होगा कि ये सारे जो फॉर्मूले, मैंने 2 फॉर्मूले भी बोले थे, ये फॉर्मूले आपके बड़े अच्छे होते हैं, बट दे आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. बट अभी अपन देखेंगे कि अगर कुछ वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, कुछ और चीजें होती हैं, तो फिर क्या करना होता है. वी विल हैव अ लुक एट ऑल दोस थिंग्स. और जितनी भी इस तरह की मोशन ऑफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो कुछ टाइम बाद उसकी क्या पोजीशन होगी, उसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मोशन की जनरली एट द एंड ऑफ द डे इंटीग्रेशन से निकाली जाती हैं. और सबके कोर में अगर आप देखोगे तो 2 बेसिक डेफिनेशंस होती हैं. सी, मोशन ऑफ पार्टिकल की अपन बात करेंगे, और सारे के सारे मोशन की प्रॉब्लम्स के पीछे 2 बेसिक डेफिनेशन होती हैं. एक होती है वेलोसिटी की डेफिनेशन. यू नो दैट हमने जब बिल्कुल डिफरेंशिएशन देखना शुरू किया था तो हमने देखा था कि अब वो बच्चों वाली वेलोसिटी अपन नहीं देखेंगे कि v = डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. हमने देखा था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो होती थी dx/dt. याद करो वो जो मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल लिया था. देयर वाज अ फ्रेंड हु वाज अ नैगिंग काइंड ऑफ अ फ्रेंड, और उसने आपको इतना परेशान किया था दैट यू एंडेड अप डिस्कवरिंग डिफरेंशिएशन. तो वो सेम चीज आपकी यहाँ पे भी है कि वेलोसिटी जो dx/dt होती है वो अपन यूज करेंगे यहाँ पे. और इसी तरह से एक्सेलरेशन भी अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. जितने भी पार्टिकल के मोशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इन 2 छोटी छोटी डेफिनेशन से स्टार्ट होती हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन. अब इनको लेके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और दिखाता हूं आपको कि खेल क्या है यहाँ पे. देखो, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, जरा थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड के ऊपर ही वापस जाते हैं. बिकॉज वेन एवर यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग इट्स ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. तो 5 मिनट जरा अपन रिवीजन को भी देते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में इफ यू रिमेंबर आपने जो v=u + at, s=ut + ½ at² देखा था, ये सब एक्चुअली डेराइव कैसे होते हैं. सी, 9th में कुछ डेरिवेशंस होती हैं कि कुछ ग्राफ ऑफ बना के डिराइव कर देते हैं, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, प्रॉपरली स्पीकिंग, ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके इंटीग्रेशन से डिराइव होते हैं. जैसे लेट अस से कि अगर अपन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, नाउ यू नो दैट एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन. अब अगर मान लो सपोज इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करो इसको इस तरीके से लिख लो, dv आप लिख लो, dv को आप लिख लो adt इस तरह से, तो ये चलेगा. dt को अपन इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और अब याद करो कि हमारे इंटीग्रेशन का सबसे फंडामेंटल रूल क्या था. सबसे फंडामेंटल रूल अगर आप सोचोगे, सबसे सिंपल इंटीग्रेशन जो था वो ये था, इंटीग्रल dx = x, या इंटीग्रल dm = m, या इंटीग्रल dy = y. नाउ यू लाइक
why the hell am I writing the same thing over and over again? See, what I want you to understand is this, कि किसी भी चीज का इंटीग्रल, अगर किसी भी चीज के इनफाइनाइटेसिमल का अगर आप इंटीग्रल कर दो, dx का अगर आप इंटीग्रल कर दो तो सीधे x आ जाता है, dm का इंटीग्रल कर दो तो मास आ जाता है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये तो काइंड ऑफ ऑब्वियस है, अब इसको आप इतना महान रूल क्यों बता रहे हो? अभी ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब इसी चीज से रिलेटेड होती हैं। आपको जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है, ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र टाइप का रूल है, तो ये ध्यान से सुनना, आपको जिस चीज की भी वैल्यू निकालनी होती है आप उसके ऊपर फोकस मत करो, आप उसके इनफाइनाइटेसिमल पे फोकस करो। अगर आपको मान लो सपोज ये चाहिए कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो आप v के बारे में मत सोचो ज्यादा, आप dv के बारे में सोचो। छोटी चीजों के बारे में सोचो और बड़ी चीजों का अपने आप काम हो जाएगा। तो आप dv के बारे में सोचो, आप dv की वैल्यू निकाल लो ऐसे, और अगर dv की वैल्यू निकाल लेते हो तो उसको, और उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हो, तो यू नो वेरी वेल कि अब इसके साइड, इसके बाद इस इक्वेशन में अगर दोनों साइड आप इंटीग्रल साइन लगा देते हो तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इंटीग्रल dv, अभी देखना बनाने वाला है, और इंटीग्रल dv हो जाता है वेलोसिटी। राइट हैंड साइड तो हम खैर इंटीग्रेट तब कर सकते हैं जब हमें एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू वगैरह दी हो, देन वी कैन इंटीग्रेट द राइट हैंड साइड। बट अभी लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना, कि ध्यान रखना है कि किसी भी चीज के डिफरेंशियल का, डी का इंटीग्रेशन करोगे तो वो पूरी चीज आ जाती है आपके पास। तो देयरफॉर कभी भी अगर आपको लेटर से कि वेलोसिटी निकालनी है तो v के बारे में मत सोचो, आप dv निकाल लो किसी तरीके से, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी की पूरी वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। सिंपल। और यही चीज होगी पूरे इंटीग्रेशन में, सारी एप्लीकेशंस में देखना, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है उसका मास निकालना है तो उसका एक छोटा सा पीस लो और छोटे से पीस का जो मास होता है dm वो निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये चीज आपकी पूरी तरह से चलने वाली है इंटीग्रेशन की सारी एप्लीकेशंस में। लेकिन यहां पे अगर अपन मोशन की बात कर रहे हैं तो अभी देखते हैं कि ये तो आपके पास हो गया वेलोसिटी का रिजल्ट। एक तो कि अगर वेलोसिटी कभी भी चाहिए तो राइट हैंड साइड पे आप देखो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आ जाएगी, विच इज काइंड ऑफ लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज आप सोच के देखो कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके अगर एक्सेलरेशन आता था, किसी चीज को डिफरेंशिएट करके अगर समथिंग आ रहा है तो उस समथिंग को इंटीग्रेट करके वो चीज वापस आ जानी चाहिए थी, बिकॉज एक्सेलरेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन इज डेफिनेटली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देयरफॉर लॉजिकल बात भी है और हमने उसी चीज को यहां पे लॉजिकली देख भी लिया है। अब बाकी आगे देखो कि अगर, अब ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो सपोज किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई ऐसी चीज है जिसको आपने अर्थ के सरफेस के आसपास लेटर से ड्रॉप कर दिया है, तो ये आराम से धीरे 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 गिरती जा रही है, इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा g, एंड मेनी अदर केसेस। तो अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ साथ बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, अगर मान लो, तो आप ये बोल सकते हो कि इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। और अगर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लोगे तो अंदर बचेगा खाली इंटीग्रल dt। अब इंटीग्रल dt भी पुराना दोस्त है अपना, इंटीग्रल dt हो जाएगा t, और एक फ्री का कांस्टेंट तो आता ही है, हम वो कांस्टेंट भी निकाल लगा देते हैं यहाँ पे। तो आप ये देखो कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उस केस में इंटीग्रेट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू at प्लस c, ये आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में रिजल्ट आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का हम क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह जनरली मिल जाता है अगर हमें इनिशियल वैल्यूज पता हो। तो जैसे अब यहाँ पे भी आप देखो कि मान लो लेट अस से कि मेरे को पता है कि ये चीज अपने को गिवन है दैट वेलोसिटी की जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी u एट टाइम t इक्वल टू 0। रिमेंबर, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी? t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होती थी उसी को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो थी u एट t इक्वल टू 0। तो अब इसको आप जरा अपनी इस इक्वेशन में डाल दो, मैं इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूं एक सेकंड के लिए। अब इसे जरा सेकंड इक्वेशन में डाल दो, तो वेलोसिटी की वैल्यू थी u, टाइम था उस समय पे 0, तो इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका u। तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी की आपने स्टार्ट कहां से किया था। और उसके बाद हमें पता है कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू एक बार u आ गई तो हमेशा u रहेगी, तो इसको हम अपनी सेकंड इक्वेशन में इन जनरल वापस भी डाल सकते हैं। सो इफ यू डू दैट यू विल हैव, सेकंड इक्वेशन में इसको वापस डाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा v इक्वल टू
AT प्लस यू, या अब आप खुद ही देख लो, यू कैन स्माइल कि V इक्वल टू U प्लस AT वाला रिजल्ट आपका बढ़िया मस्त रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा? वही 9th स्टैंडर्ड वाला रिजल्ट जो हम कुछ ग्राफ्स वगैरह बना के निकाल देते हैं। वो ग्राफ्स वगैरह ठीक है, बट उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्राफ्स से क्लियर नहीं होते, तो ग्राफ्स से डिराइव करना गलत नहीं कहूंगा, लेकिन वो थोड़ा बच्चों वाला तरीका है जो बहुत रिगरस मैं नहीं मानता उसको। और प्रॉपर तरीका निकालने का V इक्वल टू यू प्लस AT का यही है कि आप इसे इंटीग्रेट करके इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन था इस सेक्शन में इंटीग्रेशन का, जिससे हमने 9th स्टैंडर्ड का अपना पुराना फॉर्मूला डिराइव कर लिया, V इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, ऑल्दो यू माइट नॉट बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज यार फॉर्मूला पहले से ही पता था, तो यू मस्ट बी थिंकिंग सर कौन सी बड़ी बात कर ली। लेकिन आप ध्यान से देखो कि जो टोन है पूरे के पूरे एप्लीकेशन की वो हमने सेट कर दी है, मेथड हमने आउटलाइन कर दिया है, और एक बहुत सिंपल मेथड सिंपल प्रॉब्लम को लेकर आउटलाइन किया है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। लेकिन ध्यान रखना कि इस सेक्शन की जो सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी एट द एंड ऑफ द डे वो इसी तरीके से सॉल्व होने वाली है। मेथड क्या था? सबसे पहले जनरल फंडा होता है इंटीग्रेशन का कि अगर मान लो सपोज आपको कोई भी चीज निकालनी है, कोई भी चीज मास, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी निकालना है, तो आप उसके ऊपर फोकस मत करो, आप उसके डी के ऊपर फोकस करो, पहले उसका डिफरेंशियल निकालो। जैसे अगर किसी बड़ी सी चीज का एरिया निकालना है तो उसका एक छोटा सा पीस लो और उसके अंदर जो जरा सा एरिया फंस जाएगा DA वो निकालो, क्योंकि हमें पता है कि DA अगर आपके हाथ में आ गया है तो उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। दिस इज समथिंग लाइक जस्ट लाइक दिस कि अगर मान लो जेई में आपको ऑल इंडिया रैंक 1 निकालनी है तो किस पे फोकस करोगे? अब हमेशा ऑल इंडिया रैंक 1 1 1 1 सोचते रहोगे तो नहीं आएगी, आप अपने काम पे फोकस करोगे, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करोगे कि इस समय आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे होगे, फिर जो मैं होमवर्क दूंगा उसको ध्यान से करोगे एंड सो ऑन। तो छोटी छोटी चीजों पे फोकस करोगे तो वो सम अप करके अपने आप आपको टोटल ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह सब मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक एज इट इज सेड इन भगवद गीता कि आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आउटपुट तो आ जाएगा। तो वही सेम चीज है कि अगर आपको V निकालना है तो DV पे ध्यान दो, DV की वैल्यू आप निकाल लो। अब ध्यान से देखो, मैंने यहीं पे यही चीज करी कि पहले मैंने DV निकाल लिया। एक बार DV निकाल लोगे तो यू कैन इजीली सी कि DV को इंटीग्रेट करके ये V अपने आप आ जाएगा। बस राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करते जाओ। राइट हैंड साइड में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो उसको अपन ने इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद आपकी इक्वेशन आ जाती है। और इंटीग्रेशन में एक एडिशनल स्टेप होता है जो डिफरेंशिएशन में कभी नहीं आता, और वो है ये अपना भाई है छोटा सा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट निकालना होता है। इस कांस्टेंट निकालने के लिए जनरली आपको कुछ इनिशियल वैल्यू चाहिए रहती है। सी कांस्टेंट की खास बात ये होती है कि ये चेंज नहीं होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए t इक्वल टू 0 के लिए अगर आप निकाल लो कि कांस्टेंट इतना था, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई t इक्वल टू 0 पे अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी थी तो ये हमेशा उतनी रहेगी। तो उस वैल्यू को, जो वैल्यू आप t इक्वल टू 0 पे निकालते हो, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में भी डाल के आप एक जनरल टाइम t के ऊपर भी बोल सकते हो कि कांस्टेंट वही रहेगा। और इस तरह से आपकी आ जाती है v इक्वल टू यू प्लस AT। चलो v इक्वल टू यू प्लस AT की डेरिवेशन तो देख ली। अब यार ये s इक्वल टू यूटी प्लस के हाफ AT स्क्वायर कैसे आता था वो भी देख लो। और हम अगेन किसी बच्चों वाले तरीके से ग्राफ आपसे डिराइव नहीं करेंगे, हम इसे प्रॉपर इंटीग्रेशन से डिराइव करेंगे। और ध्यान रखना कि हमारा मकसद, हमारा टारगेट खाली s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर डिराइव करना नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। हमारा टारगेट बेसिकली है दैट थ्रू दिस सिंपल प्रॉब्लम्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि इंटीग्रेशन वर्क कैसे करता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब आप देखो कि अगर अपने को s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर निकालना है तो ध्यान रखना कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर में हम एक तरह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। s इज द डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, समथिंग लाइक दैट इज जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब याद करो कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती थी, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन आने वाली है। पोजीशन जो है x जो है वो डायरेक्टली v के साथ रिलेटेड होता है। और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाई dt। तो ये जो अपना v इक्वल टू यू प्लस AT अभी डिराइव किया था, इसमें बस आप ये पुट कर दो, v की जो डेफिनेशन है वो यूज कर लो कि v की डेफिनेशन होती है dx बाई dt। तो अगर आप v की डेफिनेशन यूज कर लोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, v इक्वल टू यू प्लस AT आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है भाई, हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करें? अब याद रखना हमेशा जो मैंने शुरू से बोला था कि इंटीग्रेशन में अगर आपको x निकालना हो तो dx पे फोकस करो,
पहले dx निकाल लो। तो dx निकालने का मतलब है दैट यू टेक द dt ऑन द अदर साइड, take this dt on the other side. Now you can see, you can maybe call it equation 1 if you like. इस इक्वेशन में हमें dx का वैल्यू पता चल गया, dx हमने निकाल लिया है, और अब आपको पता है कि खेल है पुराना और हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन है लगाना। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे और काम आगे बढ़ा देंगे। तो चलो इंटीग्रेशन लगाओ और आगे बढ़ो। तो अब दोनों साइड, एक बार जैसे ही dx आ गया वैसे ही उसके बाद यू कैन स्माइल कि इसके बाद कुछ बचा नहीं है प्रॉब्लम में, बिकॉज इसके बाद फिजिक्स कुछ नहीं बची है, इसके बाद खाली मैथ्स बची है। यू जस्ट हैव टू प्लेनली इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल dx बोले तो x, राइट हैंड साइड में अब आप देख लो u तो कांस्टेंट है। मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। आई थिंक यू कैन इजीली सी कि ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। सो यू कैन सी कि a कांस्टेंट था, इंटीग्रल के बाहर ले गया, u तो खैर कांस्टेंट ही होता है तो उसको भी मैं इंटीग्रल के बाहर ले गया। अब आप देख लो कि बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल बचा है लास्ट में, और इस इंटीग्रल को बस अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यू कैन सी कि x का वैल्यू आ जाता है, इंटीग्रल dt विल बी इक्वल टू t, और इंटीग्रल ऑफ, यू कैन इजीली सी कि इंटीग्रल ऑफ t dt करना है अगर, तो t रेज टू 1 का इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो चलो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, कांस्टेंट और आ जाएगा आपका साथ में फ्री में। फ्री का कांस्टेंट हमेशा ले लेना चाहिए, फ्री का कांस्टेंट कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये आ जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सी नाउ कि ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा तो दिख रहा है, तो वो फेमस s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला ऑलमोस्ट आ गया है, ऑलमोस्ट। ये कांस्टेंट का भी कुछ करना है। अब एक बार क्या होता है कि ये रिजल्ट आने के बाद कई बार लोग कांस्टेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहते हैं यार सर अगर कांस्टेंट नेग्लेक्ट कर दो तो दिख तो रहा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट डोंट डू दैट। यू कैन सी कांस्टेंट को अपन इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखो अगर मान लो सपोज पार्टिकल ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था, तो t इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल कहीं तो होगा, हो सकता है कि ओरिजिन पे हो या हो सकता है कहीं भी हो। तो मान लो सपोज t इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल की जो लोकेशन थी, जो पोजीशन थी, वो थी मान लो x0। तो x की वैल्यू मान लेते हैं कि x0 थी इनिशियली t इक्वल टू 0 पे। नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x0, बट डोंट वरी अबाउट इट, वो अभी निकल जाएगा x0 भी। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल था एक पोजीशन x0 पे, विच कैन बी 2 मीटर 4 मीटर व्हाटएवर। तो अगर ये बोल दो ऊपर वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन को भी मैं लेट्स से 2 बोल देता हूं, तो इसको अगर इक्वेशन 2 में आप डाल दो तो x की जगह x0 आ गया, टाइम की जगह 0 आ गया, फिर टाइम की जगह 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको मिल जाएगा कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा x0। तो इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट आपको सिंपली ये बताता है कि पार्टिकल इनिशियली कहां पे था, आप स्टार्ट किस जगह से कर रहे थे। अब कुछ बंदे होते हैं जो रेस में सही जगह से स्टार्ट करते हैं, कुछ बंदे स्टार्ट ही थोड़ा आगे से करते हैं। तो ये बंदा अगर मान लो स्टार्टिंग थोड़ा आगे से कर रहा था, तो वो स्टार्टिंग कहां से कर रहा था वो हमें मिल गया है। वो चीज बताता है हमें कांस्टेंट। सी हमेशा ये कांस्टेंट आपको कुछ इनिशियल चीज बताता है कि इनिशियल लोकेशन क्या थी, प्रॉब्लम आपकी इनिशियली स्टार्ट कहां से हो रही थी। तो यहाँ पे ये आपको पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन बता रहा है। पिछली डेरिवेशन में जो कांस्टेंट था वो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा था। सो नाउ लेट अस पुट इट देयर। तो इस चीज को अगर आप इक्वेशन 2 के अंदर वापस पुट कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस x0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। और अब जरा x0 को अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, यू विल हैव x माइनस x0 इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी x माइनस x0 की वैल्यू। अब फर्दर आप ध्यान से देखो कि ये x माइनस x0 तो क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल सही कहा, ये डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज x का मतलब क्या है, x का मतलब है कि आप फाइनली कहां पे हो, और x0 का मतलब क्या है कि आप इनिशियली कहां पे थे। तो अगर आप इनिशियली 2 मीटर पे थे, फाइनली 4 मीटर पे आ जाते हो, 5 मीटर पे आ जाते हो अगर मान लो, तो 5 माइनस 2 विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बस ध्यान रखना कि ये जो x माइनस x0 चीज मिल गई है, ये आपकी और कुछ नहीं है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इस चीज को ये लोग फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और फिजिक्स में जनरली इसको डिस्प्लेसमेंट को एक लेटर s से डिनोट करते हैं।
अब ये मत पूछना मुझसे कि सर डिस्प्लेसमेंट को तो डी से डिनोट करना चाहिए था, एस कहाँ से आ गया। अब वो नोटेशन है, साइंटिस्ट ने बना रखे है, मैंने नहीं बनाया, सो आई कांट हेल्प इट। सो डिस्प्लेसमेंट को ये लोग एस से डिनोट करते हैं। अब होगा कुछ ग्रीक वीक इसके पीछे, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो फाइनली अगर ये सब कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट है, लेकिन वो रिजल्ट बढ़िया मस्त वाला क्लास नाइन्थ वाला रिजल्ट आ जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कैन सी कि पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को 7th 8th 9th 10th में पढ़ाई गई है, बट हर चीज की डेरिवेशन हर लेवल पे नहीं बता सकते, बिकॉज ऑब्वियसली 7th 8th 9th 10th में यू वर नॉट सपोज टू नो इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन नहीं मालूम था तो ऑब्वियसली आपको कुछ ग्राफ वाफ बना के या कुछ तरीके से उसको डिराइव कर देते थे, या जैसे लेटर से कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो देयर इज अ वेरी फनी मेथड कि उसको काट के उसका ट्रायंगल बना देते हैं। दैट मेथड इज नॉट एंटायरली करेक्ट, वो भी हम आएंगे अगली एप्लीकेशन में उसके ऊपर, लेकिन कुछ जुगाड़ उगाड़ करके बच्चों को बहलाने वाले तरीकों से हम रिजल्ट्स निकाल देते हैं, बट दोज रिजल्ट्स आर नाइस बट नॉट ऑलवेज 100% राइट। तो अब ये जो रिजल्ट हमने निकाला है इस तरीके से इंटीग्रेट करके, ये बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट है और ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल बाद जब आप आईटी चले जाते हो, आईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हो और उसमें द प्रॉफ विल कम इन हिल से कि ओके हमने बच्चों वाला तरीका देखा था इंटीग्रेशन का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालने का, एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड द फाइनल करेक्ट एंड प्रॉपर रिगरस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट रिमेंबर वेरी केयरफुली कि ये पूरी डेरिवेशन का मकसद, टारगेट 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले डिराइव करना नहीं था, वो तो आपको ऑलरेडी आते थे। इस पूरे के पूरी एनालिसिस का आइडिया ये था कि आप किस तरीके से प्रोसीड करोगे, किस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज करके किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह निकालोगे, और उसके पहले वेलोसिटी निकालने के लिए किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे। ये सब हमने अभी तक डेवलप किया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और अब थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में बिल्कुल नहीं देखी होगी, बिकॉज यू कैन सी कि ये सारी की सारी डेरिवेशन में एक खास बात आपने नोट करी होगी कि सब जगह हम इंटीग्रल के बाहर एक्सेलरेशन को निकाल रहे थे। अब एक्सेलरेशन इंटीग्रल के बाहर ऐसे आराम से तभी आ सकता है जब वो कांस्टेंट हो, बिल्कुल सही कहा, जब वो टाइम वाइम पे डिपेंड ना करे। अब ये अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कोई ऐसी चीज है जो टाइम के साथ साथ और तेजी से एक्सेलरेट करती जा रही है, तो एक्सेलरेशन कैन डिपेंड ऑन टाइम ऑल्सो। अब अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उस केस में हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते और अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। और ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये एक्चुअली इस लेक्चर की कोर बिगिनिंग है एक तरह से, और इस सेक्शन को हम बोलने वाले हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये ए इंटीग्रल के बाहर नहीं जाएगा और उसको फिर टैकल कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। चलो गाइस, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखो, वेरिएबल एक्सेलरेशन बढ़िया चीज है बिकॉज अब ये वो सेक्शन है जो पुराने फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो सकता। सी डेरिवेशन वेरिएशन बड़ी अच्छी चीज होती है, लेकिन कई बार होता है कि यार ठीक है सर डेरिवेशन वगैरह तो मोह माया है, कुछ ऐसी चीज देखते हैं ना जो आज तक नहीं करी हो। अब देखेंगे जो ऐसी चीज देखेंगे जो आज तक नहीं करी है। सी हमने देखा था कि जो बेसिक फॉर्मूले होते थे वो होते थे वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो dv इक्वल टू ए डी टी लिख के इंटीग्रेट कर दो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो dx इक्वल टू वी डी टी लिख के इंटीग्रेट कर दो। ये खेल अगर खेल लोगे, ये काम अगर आप कर लोगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड इंटीग्रेट करना होता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आराम से मिल जाएगी। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अब एग्जैक्टली करते कैसे हैं ये मैं आपको एक आध एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। सो लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। और उसके पहले ये छोटा सा मैप है, इट्स काइंड ऑफ वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ अ मैप, बट ये ध्यान रखना, ये देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सो आई ऑलवेज रेफर टू इट। सी ये ध्यान रखना कि whenever you are studying the motion of a particle, you will be interested in its position, its velocity and its acceleration. There are three primary things that you will be interested in. पोजिशन को ध्यान रखना कि डिफरेंशिएट करके हमेशा वेलोसिटी आती है, dx बाई dt कर दोगे तो v आ जाएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमेशा एक्सेलरेशन आता है, तो अगर ऐसे जाना है तो डिफरेंशिएट करते करते जाओ, और अगर रिवर्स आना है, अगर एक्सेलरेशन दिया है, आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन इतना है और उससे बैक कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, तो आप ऑब्वियसली रिवर्स प्रोसेस में जाओगे विच इज नोन एज इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो ये जो छोटा सा मैप है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग
इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि आपको डिफरेंशिएट करना है या आपको इंटीग्रेट करना है। और तो ये छोटा सा मैप ध्यान रखना, विल बी क्वाइट हेल्पफुल इन सिंपल प्रॉब्लम्स। अभी आगे देखो, मैं जैसा कह रहा था कि थोड़ा एक आध एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। तो हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। एक बार अगेन आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल पढ़ लो आराम से एक बार। सिंपल सा प्रॉब्लम है। यू कैन सी कि आपको ये दिया है दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है कुछ तो इस तरीके से कि टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यू कैन सी दैट रूट ऑफ 4 प्लस टी, टी को इंक्रीज करोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पार्टिकल इज गेटिंग मोर एंड मोर एंथुजियास्टिक और वो टाइम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको ये भी गिवन है वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड, पता है हमें, वो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम सेकंड्स में है, वो सब ठीक है। फिर उसके बाद अब काम की बात है लास्ट वाले सेंटेंस में। लास्ट वाले सेंटेंस में बोला है दैट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। पहले 5 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना है। अब सोच के देखो निकालना क्या है। अगर निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब x निकालना है, तो फोकस किसके ऊपर करोगे, dx के ऊपर, बिल्कुल सही। तो अगर आप x निकालना चाहते हो तो फोकस करोगे आप dx के ऊपर। अब आप देखो कि dx कितना हो जाता है, हमें पता है कि वेलोसिटी होता है dx बाई dt। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है इन्होंने रूट ऑफ 4 प्लस टी और समथिंग, ये दिया है आपको वेलोसिटी। तो इसको वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट कर दो टी प्लस 4 रेज टू हाफ, ये आपको दी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो भी वैल्यू दी थी वो पुट कर दो और उसके बाद हमारा रूल हमें पता ही है कि हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे dx के ऊपर। तो dx आप देखो, dx निकालने का मतलब है कि ये dt को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ये कर दो, ये कर दोगे अगर आप तो dx की वैल्यू एक तरह से मिल गई है अपने को। थोड़ा सा जस्ट जूम इट इन सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ये तो अपने को मिल गया है dx, ठीक है। अब हम करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट, बिकॉज इंटीग्रल dx करके ही x आएगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा, टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप निकालना क्या चाहते हो। अगर आप x निकालना चाहते हो तो सबसे पहले dx को आइसोलेट करना है इस तरह से कि इक्वेशन के एक साइड पे खाली dx रहे, बाकी सब कुछ जो होता है वो उठा के दूसरे साइड के ऊपर लेके जाओ, समथिंग लाइक दिस। तो ये कर दोगे आपका तो प्राइमरी काम हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो यू कैन इजीली सी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा x, और राइट हैंड साइड तो हमारी मास्टरी, हमने इतनी प्रैक्टिस करी है इंटीग्रेशन की कि हमें पता है कि ये t प्लस 4 रेज टू हाफ को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हमें पता है कि इसका इंटीग्रल हो जाएगा t प्लस 4 रेज टू हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। हियर आई एम एज्यूमिंग कि आपने मेरे इंटीग्रेशन वाले सारे के सारे लेक्चर्स मास्टर कर लिए, बिकॉज फिजिक्स में हमेशा सेकेंड स्टोरी इज बिल्ट ऑन फर्स्ट स्टोरी एंड सो ऑन। तो देयरफॉर अगर गलती से कोई बंदा बिना इंटीग्रेशन सीखे अगर यहाँ तक पहुँच गया है तो वापस जाओ एक बार इंटीग्रेशन सीख लो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने इंटीग्रेट किस तरह से किया है। बट दैट्स प्रीटी सिंपल। और बस अब हो गया काम ऑलमोस्ट। यू कैन सी कि अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था कि पार्टिकल की कुछ डिस्टेंस ट्रैवल्ड या पोजीशन क्या होगी वो लगभग आ गई है अपने पास, आने वाली है इनफैक्ट, बिकॉज अभी कांस्टेंट वांस्टेंट भी निकालना है। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसको, थोड़ा सा रीअरेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 2/3 t प्लस 4 रेज टू 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपके पास आ गया x का वैल्यू। दिस इज द पोजिशन, बी वेरी केयरफुल, दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। अब जरा थोड़ा सा क्वेश्चन में वापस देखते हैं, बिकॉज कांस्टेंट हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यूज पे। तो ये इनिशियल वैल्यूज वगैरह देखो कितनी थी आपको वो दी होगी यहाँ पे, और इन्होंने आपको t इक्वल टू 0 पे कितना पोजीशन था पार्टिकल का वो ध्यान से देखो, इन्होंने कुछ दिया है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने t इक्वल टू 0 पे कुछ भी नहीं दिया है कि पार्टिकल की लोकेशन क्या थी। तो अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जहां पे भी था उसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। सी फिजिक्स में ओरिजिन चूज करना हमारी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। तो किसी प्रॉब्लम में एक्स एक्सेस कैसे लेनी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे लेना है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो देयरफॉर अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं सपोज कि t इक्वल टू 0 पे जो लोकेशन थी उसी को हम बोल देते हैं ओरिजिन। तो मान लेते हैं कि एट t इक्वल टू 0
x का वैल्यू 0 था। अब अगर ऐसा है तो कई बार लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो वो कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको 0 कर देते हैं। ये मत करना, ध्यान से देखना, अभी ये कर दोगे तो गड़बड़ होगी, बिकॉज कांस्टेंट बिल्कुल भी 0 नहीं है। लुक वेरी केयरफुली कि अगर t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 था मान लो, तो जरा इक्वेशन में आप देख लो, x को 0 डाल दो, अभी t को भी आप 0 डालो, लेकिन ध्यान से देखना t को 0 डालोगे तो दिस विल बी 0 + 4 raised to 3/2 एंड सो ऑन। ये चीज आती है। लुक केयरफुली दैट कांस्टेंट इज नॉट 0, बिल्कुल 0 नहीं है। ये आप जरा थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2/3। नाउ यू कैन सी ब्रैकेट के अंदर है 4 raised to 3/2, मतलब √4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 2 raised to 3, और 2 raised to 3 is 8, 8 into 2 is 16, so 16/3 plus c equal to 0। तो कांस्टेंट आप देख लो ये हो जाएगा -16/3 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होंगी। तो ये ध्यान रखना कि अपने आप में कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना भी एक काम होता है। कई बार लोग इसे हल्के में ले लेते हैं कि यार कांस्टेंट ही तो है, कर देंगे एडजस्ट इधर उधर। कई बार तो लोग 0 ही मान के उसको खत्म ही कर देते हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। यू कैन सी दैट कांस्टेंट हैज टू बी कैलकुलेटेड क्वाइट प्रॉपरली, और कांस्टेंट प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -16/3। अब थोड़ा सा इसी चीज को यूज कर लेते हैं, तो यू कैन सी कि कांस्टेंट को अगर आप यूज कर लो और सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाता है वो देख लो। कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 2/3। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन थी अपनी, इस इक्वेशन के अंदर आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। सो इफ यू डू दैट, 2/3 t plus 4 raised to 3/2 plus c is -16/3। ये अपने पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो ये है आपका पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम t, और हमें किस टाइम के ऊपर निकालना था, हमें निकालना था t इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर। अब आप देखो 5 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, उसको मैं x5 बोल देता हूं सपोज। तो कुछ भी नहीं बचा, अब t की जगह पे आप 5 डाल दो, तो 5 + 4 raised to 3/2 -16/3। यू कैन इजिली सी कुछ भी नहीं बचा है, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है, एंड वी आर काइंड ऑफ नियरली डन। तो ये कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/3, 9 raised to 3/2, so that will be 9, that will be 3 cube, that will be 27। कैलकुलेशंस आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से कर लो तो ज्यादा अच्छा, यू विल हैव अ बेटर फील ऑफ द प्रॉब्लम। सो दैट विल बी 9 into 2 18 एंड सो ऑन। तो अब आप देख लो कि इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मैंने बगल में लिखा हुआ है, यू कैन सी 54 - 16/3। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 38/3। यूनिट्स चाहिए तो मीटर्स पर सेकेंड डाल दो, सॉरी मीटर्स पर सेकेंड नहीं, मीटर्स, बिकॉज हम डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट ये सब निकाल रहे हैं। तो 38/3 मीटर्स ये आ जाएगा पार्टिकल का लोकेशन। ये पार्टिकल की पोजीशन होगी कब, 5 सेकेंड के ऊपर, और हमें पता है कि इनिशियली पोजीशन जो थी वो 0 थी, तो ऑब्वियसली 5 सेकेंड के ऊपर जो पोजीशन होगी वही पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा, वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये होता है खेल पूरा। और अब देख लो थोड़ा सा, चाहे तो ओवरव्यू करके देख लो कि कैलकुलेशंस वगैरह जो अपनी जगह है वो तो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप थोड़ा सा ओवरव्यू करके चाहे तो रिवाइंड करके वीडियो को एक बार देख लो कि मैंने किया क्या है एग्जैक्टली। और की पॉइंट वही है कि अगर आपको x निकालना है तो आप dx के ऊपर फोकस करो, dx निकाल लोगे तो उससे आराम से आपको x मिल जाएगा इंटीग्रेट करके। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी चीज को लेके लेट मी शो यू वन मोर नाइस एग्जांपल। अच्छा, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने नोट किया होगा ज्यादातर एग्जाम्पल्स में मैं आंसर छोटा सा नीचे लिख देता हूं, बिकॉज कई स्टूडेंट्स खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्वेश्चंस को, विच इज ऑल्सो आई लाइक दैट स्पिरिट एब्सोल्युटली। तो उनके लिए मतलब मैं तो सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू आर इन द लर्निंग फेज राइट नाउ, सो यू शुड बी मे बी लुकिंग एट द सॉल्यूशंस ऑल्सो। बट इफ यू विश टू अटेम्प्ट ऑन योर ओन, यू कैन पॉज द वीडियो और आप आराम से उसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। आंसर मैच करने के लिए मैंने आंसर नीचे दे रखा है, लेकिन अगेन एज आई सेड कि अभी तो हम सीख ही रहे चीजें, तो थोड़ा सा लेट मी हेल्प यू अ लिटिल मोर, देन आई विल गिव यू सम मोर डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम्स। चलो भाई अब आगे चलते हैं, देखते हैं एक और शानदार बढ़िया सा एग्जाम्पल। यहाँ पे भी
ऑब्वियसली वही इंटीग्रेशन वगैरह ही करेंगे, बट इट्स अ नाइस एग्जांपल। देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, खेल क्या है, देखो सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि देयर इज अ पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी है कुछ तो 2x², मींस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, ये और एंथू में आता जाएगा इसका, और इसका वेलोसिटी बड़ी शार्पली बढ़ने वाली है। तो वेलोसिटी आपकी x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x के साथ साथ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग वेरी वेरी रैपिडली। तो ठीक है, फाइन, दैट इज नाइस। अब आगे देखते हैं, यूनिट्स वगैरह दिए हैं वो हमें पता ही है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं दैट फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू सम 0.25 सेकेंड्स। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहे हैं कि इसकी पोजीशन निकालो। हमें फोकस इस चीज के ऊपर ही रखना है कि हमें निकालना क्या है। अगर हमें इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना होता तो हमें पता है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है, लेकिन अगर पोजीशन निकालनी है तो हमें पता है कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन आता है। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि अगर पोजीशन निकालना है तो हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट होना शुरू हो गया है कि v गिवन है, x निकालना है। तो वो जो मैप थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था उससे हमारे माइंड में सेट होना शुरू हो गया कि भाई प्रॉब्लम तो इंटीग्रेशन की है। अब आगे देखते हैं। बाकी आपको लास्ट लाइन में दिया है दैट ऑब्जेक्ट वाज एट x इक्वल टू 1 एट t इक्वल टू 0। तो ठीक है, शुरू में पार्टिकल कहां पे था, ये किस चीज के लिए काम आता है? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा कर रहे हो कि ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के काम आता है। तो ये जो चीज है ये सब हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन अभी मेन चीज हमें पता चली है शुरू में कि वेलोसिटी दी है और पोजीशन निकालनी है, अर्थात करना है इंटीग्रेशन। यहां तक तो हमें सबसे पहले क्लियर हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं, सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या खेल होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि वेलोसिटी दी है 2x²। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है dx/dt। तो देयरफॉर आपको dx/dt दिया है इन्होंने 2x²। ये प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि आप v की जगह रख दो अच्छे से dx/dt। अब इसके बाद हम क्या करते थे, याद करो। इसके बाद हमारा तरीका ये होता था कि हमने जो पिछले प्रॉब्लम में किया था कि अगर हमें x निकालना है तो हम dx पे फोकस करते थे। तो ठीक है, तो dt vt जो भी होता था सबको दूसरे साइड ले जाते थे। फिर उसके बाद हम कर देते थे इंटीग्रेट। तो ठीक है भाई, इंटीग्रल साइन भी लगा दो। अब इंटीग्रल dx तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x, और आप देख लो कि x² जो है राइट हैंड साइड में वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x³/3। कांस्टेंट डाल दो और आगे सॉल्व कर लो। इस तरीके से आप सॉल्व करो, 100% आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई बिल्कुल गारंटी है। और लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस, लाइक 0 मार्क्स कहां से आ गए सर एकदम से? यू विल सी दैट दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। बिकॉज कर क्या रहे हो यार, आप देखो ध्यान से कि ये इंटीग्रल थोड़ी होगा ऐसे। इंटीग्रेशन में हमने साफ साफ देखा था कि भाई इंटीग्रल का फॉर्मूला तो तब लगता है ना जब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो। अगर इंटीग्रल x² कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो ये x³/3 होगा, लेकिन ये dt है और ये x है, x अलग वेरिएबल है, टाइम अलग वेरिएबल है, तो ये तो होगा ही नहीं ना, ये तो अटक गया इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि ऐसे नहीं करना, ऐसे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें यहाँ पे एंश्योर करना होता है इंटीग्रेशन करने से पहले कि इंटीग्रल के अंदर दोनों वेरिएबल, सारे के सारे वेरिएबल सेम हो। तो देयरफॉर ये जो हम खेल खेल गए ये खेल ठीक नहीं है। इस खेल को अपने को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल सा काम करेंगे। सिंपल सा काम ये है कि भाई जैसे आप dt को इस साइड लेके जाते हो वैसे ही आप देख लो कि प्रॉब्लम क्या चीज कर रही थी। प्रॉब्लम ये x कर रहा था। प्रॉब्लम तब आ रही थी जब dt के साथ x² आ रहा था, लेकिन जैसे आप dt को राइट साइड में लेके जाते हो वैसे ही x² को लेफ्ट साइड में भी लेके आ सकते हो। तो बस ये जो x² है इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, और ये कर लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दिस कि अगर आप x² को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे तो इट विल बी समथिंग लाइक x⁻²। तो इसको आप लिख लो x⁻² dx विल बी इक्वल टू 2 dt, ऐसे लिख लो। और अब कर दो दोनों साइड पे इंटीग्रेट। तो यू विल सी कि x⁻² का इंटीग्रल हो जाएगा x⁻1/-1, पुराना तरीका है अपना, इज इक्वल टू 2t प्लस कॉन्स्टेंट, लाइक दिस। ठीक है, देख लो सिंपल सा इंटीग्रल है। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी? इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि बस ये ब्लाइंडली रटना नहीं है कि अच्छा सर ने क्या बताया था कि dx/dt लिखो, फिर इसको इधर साइड लेके जाओ और सीधे इंटीग्रेट कर दो। नहीं,
कर सकते हो वो प्रॉब्लम्स में, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होंगी जिसमें राइट हैंड साइड के ऊपर एक्स वगैरह आएगा। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी इंटीग्रेट करने के पहले वेरिएबल्स को आपस में सेट करना पड़ता है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कहीं टाइम भी आ रहा होता तो जितने टाइम आते हैं उनको dt के साथ फिट करो, लेकिन टाइम कहीं था ही नहीं तो dt बेचारा अकेला रह गया। लेकिन जितने x आएंगे उनको dx के साथ फिट करना है, वो हमने डेफिनेटली किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसको जनरली मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल्स को सेपरेट करना बोलते हैं। तो वेरिएबल्स सेपरेट करने के बाद x वाले सारे टर्म्स dx के साथ फिट करने के बाद, टाइम वाले सारे टर्म्स dt के साथ फिट करने के बाद, उसके बाद ही आप इंटीग्रल साइन लगाओगे, नहीं तो एक इंटीग्रल के अंदर आएंगे अलग अलग वेरिएबल और वो हो जाता है खत्म, फिर वो फंस जाता है, उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो देयरफॉर बिफोर इंटीग्रेटिंग you have to make sure that you separate the variables properly. That is basically the new thing that we are learning through this example. और एक बार आप ये समझ गए हो तो बस उसके बाद तो यू कैन सी कि फटाफट आप इंटीग्रेट करते जाओ। यू विल सी कि मैंने इसको कर दिया है इंटीग्रेट। अब इसके बाद बस खत्म कर देते हैं इसको। यू विल सी कि अब इसके बाद x रेज टू -1 अपॉन -1 को थोड़ा अच्छे से लिख लो। दिस विल बी -1/x, दिस इज इक्वल टू 2t + c, ये हो जाएगा। कांस्टेंट निकाल लेते हैं। अब कांस्टेंट निकालने के लिए आपको देखो, आपको ये दिया इन्होंने कि पार्टिकल की जो पोजीशन थी, ये ध्यान से देखो, ये थी x = 1 मीटर थी या t = 0। तो जो पोजीशन थी वो आप पुट कर दो। t = 0 पुट कर देते हैं पहले। t = 0 पे पार्टिकल की पोजीशन थी 1, तो इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये हो जाता है आपका -1। ठीक है, इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज 1, इसको 1 में पुट कर दो। तो यू विल हैव -1/x इज इक्वल टू 2t + c। नाउ c इज -1। तो यू कैन सी कि अब हमारी इक्वेशंस शेप ले चुकी है काफी हद तक। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो x हो जाएगा आपका 1/1 - 2t। ये आप देख लो, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, बढ़िया इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन आ गई है मस्त इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको बताती है कि किसी भी टाइम t के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो किसी भी टाइम t पे पोजीशन मिल गई अपने को इस तरह से। अब लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि भाई किस टाइम पे निकालनी है पोजीशन। यू कैन सी हमें बोला था कि 0.25 सेकंड पे निकालिए। 0.25 मतलब 1/4। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी थी t = 1/4 के ऊपर। तो नाउ लेट मी जस्ट गो अहेड एंड फिनिश इट। सो वी विल गो फॉर द फाइनल किल नाउ। सो t की वैल्यू डाल देंगे 1/4 ऐसे। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/1 - 2/4। 2/4 इज लाइक 1/2, यू नो दैट। सो ये सब सॉल्व कर लो। ये सब सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ जाती है पार्टिकल की पोजीशन एट t = 1/4 सेकेंड्स। तो 1/4 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर्स आ जाएगी। और हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? हमने बेसिकली ये सीखा कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन निकालते हैं पुरानी तरीके से, लेकिन कभी कभी अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ऐसी कि अगर राइट हैंड साइड में भी x वगैरह कुछ होता है, तो ऐसा सीधा इंटीग्रेट नहीं कर देना है, आपको वेरिएबल्स को पहले सेट करना होता है। यू हैव टू प्लेस मैंगोज विद मैंगोज, एप्पल्स विद एप्पल्स, बनानास विद बनानास एंड देन इंटीग्रेट देम। सो देयरफॉर dx के साथ x को फिट करो, dt के साथ t को फिट करो, वेरिएबल्स करेंगे सेपरेट, फिर करेंगे इंटीग्रेट। ये बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में सीखा है। अब आगे चलते हैं। हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर करके तो बहुत कुछ निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं इसके ऊपर। एक बढ़िया सा एग्जांपल है, एग्जांपल 3। अब बढ़िया एग्जांपल है तो नीचे आंसर देख के समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों की नजर ना क्वेश्चन के ऊपर बाद में जाती है, आंसर नीचे लिखा है सर ने उसके ऊपर पहले नजर जाती है वो आंसर। चलो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, आंसर को ही हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये है क्वेश्चन अपना और ये एग्जाम्पल है। आप पहले एग्जाम्पल पढ़ो और ध्यान रखना कि आंसर मैंने खाली इस हिसाब से दिया है कि जो बच्चे क्वेश्चंस थोड़ा सा खुद से पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए आंसर दे रखा है मैंने कि आप पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो, आंसर मैच करके देख लो। अगर मैच कर जाता है देन यू डोंट रियली नीड टू लुक एट माय सॉल्यूशन, देन यू नो द कांसेप्ट एंड यू कैन मूव अहेड। बट अगर मेरी बात मानो तो शुरू में बेटर है कि एज लॉन्ग एज योर लर्निंग फेज इज गोइंग ऑन, इट इज बेटर कि आप एक बार सारे एग्जाम्पल्स में मेरा सोल्यूशन, मेरा मेथड प्रॉपरली देख लो। उसके बाद देयर विल बी एनफ प्रॉब्लम्स फॉर यू टू अटेम्प्ट ऑन योर ओन। यू नो वेरी वेल कि मैं अपने मटेरियल में
बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता हूँ जिससे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाती है, बिकॉज it is very essential for JEE preparation that you should be able to find all the good material, all the relevant material in one place. इधर उधर भागते रहोगे ना कि थोड़ा इधर से किया, थ्योरी इधर से करी, प्रॉब्लम उधर से करी, एडवांस प्रॉब्लम उधर से करी, तो फिर खिचड़ी बन जाती है, वो नहीं होना चाहिए। सब कुछ एक जगह रहेगा तभी आपकी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव कम टू मी दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग रेलिवेंट फॉर JEE एट वन प्लेस। और तो प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स अभी आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आप जरा मेथड्स के ऊपर फोकस करो। अब क्वेश्चन बेसिकली ये है, लेट्स अगेन रीड द क्वेश्चन टुगेदर। अब की बार आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है, आपको दिया है दैट देयर इज अ पार्टिकल और इसका एक्सेलरेशन आपको दिया है कुछ इस तरीके से। नोट वेरी केयरफुली कि पिछले दो प्रॉब्लम्स में मैंने आपको वेलोसिटी दी थी और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हम पोजीशन निकालते थे पार्टिकल की। अब यहां मैं थोड़ा सा खेल को और ऊपर ले जा रहा हूं, मैंने आपको एक्सेलरेशन दिया है और अब देखते हैं क्या निकालना है। एक्सेलरेशन कुछ तो दिया है, टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, वेरी नाइस, दैट इज गुड। और अब पार्ट ए देखो, पार्ट ए में आपको निकालना है दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, और कुछ इनिशियल वेलोसिटी वगैरह दे दी अपने को इस तरीके से। अब सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि क्या नहीं करना है। पुराने नाइन्थ के जो चैंपियंस हैं, नाइन्थ स्टैंडर्ड वाले, वो क्या करेंगे, सर इसमें v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हैं। क्यों? बिकॉज नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमें बताया गया था कि अगर एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है टाइम टी पे, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, तो जो a दिया है वो पूरा उठा के अपन a की जगह पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा और 10 सेकंड में सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप सोचो ही मत इससे ज्यादा तो। लेकिन अब ये 10 सेकंड का काम गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि वो अभी अभी हमने देखा था, इसीलिए मैंने वो डेरिवेशंस करवाई थी अभी, सो दैट यू शुड नो वेरी क्लियरली दैट दोज फॉर्मूले v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके कब वैलिड है, खाली जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रिमेंबर उनकी डेरिवेशन में हमने हर जगह एक्सेलरेशन को बाहर निकाला था। तो अब ये फॉर्मूले आपके खाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। और ये एक्सेलरेशन तो यार देख लो, ये एक्सेलरेशन तो शक्ल से ही वेरिएबल एक्सेलरेशन लग रहा है, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा है। तो ये तो पक्का वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो वो फॉर्मूले यहाँ लगाने की सोचना भी मत, सोचने के बारे में भी मत सोचना बिल्कुल। तो अब देखो करेंगे क्या, वही करेंगे। अब देखो जैसे ही वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम आता है, यू हैव टू गो बैक टू योर डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन क्या थी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती थी dv बाई dt। अब आप ध्यान से देखो कि सबसे पहले पार्ट में निकालना भी अपने को v है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है dv बाई dt, और इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दिया है कितना, ये दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये आपको दिया है एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर लुक एट दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं आगे चल के। तो इस इक्वेशन में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप लिख लो dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई dt, ये हो जाएगा आपके पास dv। और हमें पता है कि अगर v निकालना है तो किस पे फोकस करेंगे, dv के ऊपर फोकस करेंगे। अब dv आपने निकाल लिया, अब dv निकालने के बाद आप सिंपल दोनों साइड पे इंटीग्रल साइन लगा दो। तो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है आने दो, दैट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और लेफ्ट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल dv होता है v, तो वी आर गेटिंग v एक्चुअली। और राइट हैंड साइड पे अब आप देख लो कि राइट हैंड साइड का इंटीग्रल हम आराम से कर लेंगे, बिकॉज अब इसमें वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है एब्सोल्युटली। दोनों के दोनों वेरिएबल्स t है, तो आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर लो। यू कैन सी टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। तो आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेशन करना अपने को आता ही है, तो ये आपके पुराने तरीकों से आप इंटीग्रेट कर लो इसको। 1 का इंटीग्रल मतलब dt का इंटीग्रल हो जाएगा t। फ्री की चीज कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कांस्टेंट आता है फ्री में, तो कांस्टेंट को तो आप रखो यहाँ पे। तो यू विल सी कि ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल की एट टाइम t। ठीक है, हो गया लगभग काम। बस इसको मैथ्स लगाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, पुराना काम। यू कैन सी एवरीबडी लव्स दीज कैंसिलेशंस, सो कैंसिल व्हाटएवर यू कैन। तो वेलोसिटी आ जाती है आपके फाइनली टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस कांस्टेंट।
ये आपके पास आ जाती है पार्टिकल की वेलोसिटी एट टाइम t। कांस्टेंट नहीं निकाला है अभी, कांस्टेंट निकाल लेते हैं, चलो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट आपका क्या है, कांस्टेंट हमें पता है कि इनिशियल वैल्यूज जो होती है वो डिसाइड करती है कि कांस्टेंट क्या है। तो अब आप देखो आपको दिया है, हमेशा इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स में आपको ये इनिशियल कंडीशन जरूर देंगे, बिकॉज बिना इसके कांस्टेंट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देख लो कि आपको ये दिया है दैट वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 थी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो चलो भाई यूज कर लेते हैं। तो वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड, कब 10 थी, जब 0 था टाइम। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट की वैल्यू आप देख लो, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 10। तो अब ये कांस्टेंट आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास टी क्यूब plus t square plus t plus constant. Now that constant is 10. So now let me just highlight it up. You will see कि ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी एट टाइम t। किसी भी जनरल टाइम t पे आपको चाहिए तो ये हो जाएगी वेलोसिटी, और आंसर हमेशा मैच कर लेना चाहिए, बिकॉज आंसर नहीं मैच किया तो भाई पता कैसे चलेगा कि सही किया है क्वेश्चन। तो यू कैन इजिली सी आंसर भी आपका बिल्कुल 100% मैच हो रहा है पार्ट ए। तो हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था एट टाइम t। और अब खुद इसको ट्राई करके इसमें एक और चीज देखता है कि अभी भी अगर मान लो कुछ इच्छा हो थोड़ी बहुत कि सर ये सब तो अच्छी बात है, बट 9th में तो हमें बोला था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है, आप लगा के देख लो गलत आंसर आएगा 100%, वो आप चेक करके देख लेना। और क्यों आएगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बिकॉज दैट वॉज वैलिड ओनली फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, और जहां भी वेरिएबल एक्सेलरेशन जैसी कुछ भी चीज आ रही है वहां पे यू विल हैव टू गो बैक टू योर डेफिनेशंस। डेफिनेशन होती है ये, यहीं से हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी डिराइव किया था, लेकिन अब वो कंडीशंस मैच नहीं हो रही है, तो हम दोबारा जो भी रिजल्ट है वो इंटीग्रेट करके निकालते हैं लाइक दिस। वेरी इजी। इनफैक्ट वंस यू गेट इनटू आईआईटीज बीटेक लेवल पे आ जाओगे, एक बार फर्स्ट सेकंड ईयर में पहुंच जाओगे, तो धीरे धीरे आप तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह सब भूल जाते हैं बच्चे, बिकॉज आप किसी भी, लेट्स से इफ यू गो टू एन आईआईटी, आप किसी भी सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन दो जिसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी लग रहा होगा, वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगाएगा, वो इंटीग्रेट करके सॉल्व करेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन का फायदा ये है कि इससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम सबको सॉल्व करने का एक मेथड है इंटीग्रेशन। जबकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह जो मेथड्स हैं वो आपके खाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब तक आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक उसको मत भूलना। ये नहीं बोल रहा हूं कि कल से आप भूल जाओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नो, वो सब आप यूज करना, लेकिन वंस you get a little more mature in physics, then you will have lot of things to do। तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा उतना कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह याद करो। तो लोग जनरली इंटीग्रेशन से ही आगे चल के सब कुछ सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन का लेके चलता हूं मैं आपको सेकंड पार्ट के ऊपर भी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा सारे के सारे एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं। सी, अब अगला आप देखो बी पार्ट। बी पार्ट में आपको बोला है कि हमें पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है एट टाइम t, assuming that the particle is at origin at t equal to 0। अब पोजीशन कैसे निकालोगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके, पुराना खेल है अपना। तो अब आगे चलते हैं, यू विल सी कि अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने वाले हैं। और अब देखो यहां पे आपको v तक तो हमने निकाल लिया था, इफ यू रिमेंबर ये v हमने निकाला था अभी। अब v निकालना है, निकाल चुके हैं, और अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो आप याद करो कि v होती है dx बाई dt। तो v की जगह dx बाई dt कर दो डेफिनेशन, और ये राइट हैंड साइड तो हमें पता ही है, अभी अभी हमने निकाला था टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 10, ये कर दो। तो जो dx है ये हो जाएगा आपका टी क्यूब टी स्क्वायर टी एंड 10, ये आ जाएगा आपका dx। रिमेंबर वो पुराना सिंपल सा मेथड है ये कि अगर आपको x निकालना है तो पहले dx पे फोकस करो, और यहां पे ध्यान से देखो कि अब राइट हैंड साइड में सब टी 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 है, सब ऑल द मैंगोज हैव बीन पुट टुगेदर। अगर यहाँ पे कोई x वाला टर्म होता है नहीं, लेकिन अगर होता तो उसको हम dx के साथ लाके फिट करते, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ है नहीं तो लाइफ सेट है अपनी बिल्कुल। अब इसके बाद खाली दोनों साइड पे आप इंटीग्रल साइन लगाओ और सॉल्व कर लो। तो यू विल हैव इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 10 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा काम, बस अब इंटीग्रेट कर दो। यू नो दैट टी क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा टी रेज टू 4/4, टी रेज टू 3/3, टी स्क्वायर बाय 2, 10t प्लस c।
ये हो जाएगा आपके पास पार्टिकल का पोजीशन। कांस्टेंट निकालना है, अब ये कांस्टेंट आप देख लो। कांस्टेंट निकालने के लिए आई विल स्क्रॉल अप एंड शो यू द प्रॉब्लम वंस अगेन, बिकॉज कांस्टेंट डिपेंड करता है आपकी इनिशियल कंडीशंस पे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, यू विल सी कि आपको क्या दिया था। आपको दिया था दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0। वेरी नाइस। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे था टी इक्वल टू 0 पे, मतलब एक्स का वैल्यू था 0 एट टी इक्वल टू 0, तो ये तो अपना काम आसान होने वाला है, बढ़िया है। अगर आपको x का वैल्यू 0 दिया था एट t इक्वल टू 0, तो आप देख लो इसका मतलब है कि कांस्टेंट हो जाएगा आपका 0। एवरीबडी लव्स व्हेन कांस्टेंट बिकम्स 0, बिकॉज नाउ यू कैन सी कि फिर अपना काम तो हो गया है, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। तो फाइनल बस रिजल्ट लिख देता हूं। तो x हो जाएगा आपका t रेज टू 4/4 t क्यूब बाई 3 t स्क्वायर बाई 2 प्लस 10t। ये आपके पास फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो यू कैन सी दैट दिस वाज वन प्रॉब्लम जिसमें हमने एक्सेलरेशन से शुरू किया, हमने बहुत ऊपर से शुरू किया था और इंटीग्रेट कर करके हमने पहले एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से फिर इंटीग्रेट करके हमने पोजीशन निकाली, और ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा जा रहा है। याद करो, डिफरेंशिएशन में हमने ऐसी प्रॉब्लम्स देखी थी जिसमें हम एक्स से शुरू करते थे और पोजीशन हमें दी रहती थी, और पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते थे, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते थे। यहां पे हम इसका एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं, ये बात है। तो देयरफॉर ये अपना जो थर्ड एग्जांपल था, दिस टेक्स यू अ लिटिल बिट डीपर एंड शोज यू हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स हियर। और अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो, मेरे से तो आपने बड़ी सारी मेहनत करवा ली है, अब थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी है, बिकॉज रिमेंबर जेई आपको देना है, मुझे नहीं देना है। मैं तो निकाल चुका हूं अपना जेई बहुत पहले। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। होपफुली आई थिंक आफ्टर दिस 3 एग्जांपल्स यू नो हाउ टू मूव अराउंड अ लिटिल बिट हियर। तो अब ये थर्ड एग्जांपल में आप वीडियो को आराम से पॉज करो, पिक अप योर पेन एंड पेपर, वीडियो को पॉज करो, पेन एंड पेपर लो और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो। आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया, आई विल शो यू द आंसर, बट सबसे पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जरा सॉल्व करके दिखाओ क्या करते हो इसमें। ठीक है, चलो अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो नाउ लेट मी शो यू द आंसर ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले तो आंसर चेक कर लेना, सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये आपका आंसर है 18/π², और ये आपका आंसर 1.82 के आसपास आ जाएगा। ऑल्दो आपने अगर 18/π² भी कर दिया तो दैट्स काइंड ऑफ गुड इनफ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, फिजिक्स में कई बार एक अप्रोक्सीमेशन होता है। इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू हैव टू सेव टाइम ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ एन। तो ध्यान रखना कि जो π² करोगे, पाई होता है 3.14 अप्रोक्सीमेटली, अगर आप π² करोगे तो π² की वैल्यू कम्स आउट टू बी वेरी क्लोज टू 10। तो फिजिक्स में कई बार होता है कि अगर हमें क्विक कैलकुलेशंस करने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो π² की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 डाल देते हैं। तो अगर वो कर दोगे तो आपका आंसर 1.8 आ जाएगा। बट ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग π² इज नॉट 10, बट कैलकुलेशंस ABCD ऑप्शंस मैच करने के लिए कई बार वी जस्ट डू दिस फॉर क्विक कैलकुलेशंस। तो आप अपना आंसर तो एक बार चेक कर लो। आंसर आप देख लो कि अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया है तो एक बार पॉज करके आप थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देख लेना। अब सॉल्यूशन में वैसे देखो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं दिया था कि आप बिल्कुल सीधे सीधे सॉल्व कर लोगे। सी, स्क्रॉल बैक एट द क्वेश्चन एंड यू विल सी कि क्वेश्चन में आपको दिया था दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3rd सेकेंड। 3 सेकेंड्स का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं था, 3rd सेकेंड का कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड था। अब आप खुद ही देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स ली है 2 to 3। सी, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं तो बेटर रहेगा। सी, इट्स समथिंग लाइक दिस कि अगर पार्टिकल चल रहा है ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, शुरू में था ये मान लो t इक्वल टू 0 के ऊपर, मान लो इसकी पोजीशन थी 0। 1 सेकेंड बाद मान लो इसकी पोजीशन हो जाती है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन हो जाती है 5 मीटर्स। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी पोजीशन हो जाती है लेट अस से 14 मीटर्स। t इक्वल टू 3 के ऊपर पोजीशन हो जाती है अगर मान लो इसकी लेट अस से 27 मीटर्स। मान लो अ पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, अलग अलग टाइम पे मान लो इसकी ये अलग अलग पोजीशन है। अब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि बताओ इस पार्टिकल ने फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मतलब कि पहला सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड का मतलब होगा ये वाला ड्यूरेशन,
0 और 1 के बीच में जो ड्यूरेशन होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड। सिमिलरली अगर आपको सेकंड सेकंड चाहिए, दूसरा सेकंड, तो दूसरा सेकंड का मतलब होता है ये वाला ड्यूरेशन, ग्रीन वाला ड्यूरेशन। तो दूसरे सेकंड का मतलब होगा कि 2 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड। और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड चाहिए तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ? थर्ड सेकंड का मतलब हुआ कि t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका थर्ड सेकंड का। ये छोटी सी बात है, दिस इज मोर इंग्लिश एंड लेस फिजिक्स। बट अभी देखो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ्स है, सब मिक्स होके ही आती है एंड यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। तो थर्ड सेकंड का मतलब है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में, और वही मैंने यहां पे किया है एग्जैक्टली। आप देख लो कि उसी चीज के लिए मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट्स ली है। आप बिना लिमिट्स के भी कर सकते थे कि आप t इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर अलग से निकाल लो इसकी पोजीशन, और 3 सेकंड के ऊपर दोबारा निकाल लो और दोनों का डिफरेंस ले लो, ये भी चलता था। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज करके भी क्वेश्चन किया जा सकता था, लेकिन लिमिट्स लोगे तो वो भी चलेगा। तो अगर आपको 2 से 3 सेकंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जो टाइम है वो 2 से 3 के बीच में कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ये बात है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू गो अराउंड